ओम शांति स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री ये चैप्टर दो फेज में बटा हुआ है। एक हम कोलाइडल स्टेट एंड एडजॉर्प्शन। कोलाइडल में आप जो मेन टॉपिक है वो कोलाइडल है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल। जब आप प्रिपेयर करते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज आता है, इसलिए प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल, और फाइनली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइडल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थॉमस ग्राहम वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु classified the solution in two categories on the basis of passing through parchment paper readily or not। ध्यान से समझेंगे। parchment filter paper means parchment paper। on the basis of passing through parchment paper solution passes readily or not, accordingly he gave two terminology: first crystalloid solution and second colloidal solution। that solution which one readily passes through the parchment paper is known as crystalloid solution। क्रिस्टलाइड टर्म जो आया है, सॉलिड दो तरह से होता है, एमॉर्फस और क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइड आया है, क्रिस्टल मीन्स क्रिस्टल तो आप समझते ही हैं, और ईओर्स लैटिन वर्ड्स है, ईओर्स मीन्स लाइक, दैट इज क्रिस्टल लाइक। जो सॉल्यूशन आपका बनता है, जैसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्यूशन आप जो बनता है वो पार्चमेंट पेपर में आप पास करेंगे तो रेडिली पास हो जाएगा। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन जो है आपका कोलाइडल, आपका कोला, ये लैटिन वर्ड से आया है, कोला मीन्स ग्लू and iodes means like, that is आप कह सकते हैं glue like, जो आपका readily पास नहीं होगा पार्चमेंट पेपर से। जैसे आपका हनी हुआ, ब्लड हुआ, मिल्क हुआ, जब आप पार्चमेंट पेपर में आप डालेंगे तो वो रीडिली पास नहीं होगा। जिस तरह से आपको क्रिस्टलाइड आपको रीडिली पास हो जाएगा, ये पास होगा, स्लोली पास होगा। तो ये दो तरह का सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन थॉमस ग्राहम ने दिया था सबसे पहले 1861, मतलब 19th सेंचुरी के बात है। थॉमस ग्राहम, तो ये पहले साइंटिस्ट हो जो सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में बांटा गया था। लेकिन जो आधार बनाया सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए, पासिंग थ्रू पार्चमेंट पेपर, वो आगे चल के इसमें पाया गया कि ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं इस कारण से है, जैसे क्रिस्टलाइड का सॉल्यूशन, जैसे आप सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो जरूर क्रिस्टलाइड आपका काम करेगा, माने क्रिस्टलाइड कैटेगरी में आ जाएगा, रीडिली पास हो जाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। लेकिन वही आपको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आप बेंजीन में या अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे तो आपको रीडिली पास नहीं होगा, तो फिर वो कोलाइडल काम करने लगेगा। उसी तरह से सॉप जो है सॉल्यूशन, सॉप जो है, सॉप सॉल्यूशन इन वाटर, वो क्रिस्टलाइड के अंदर आ जाएगा, क्रिस्टलाइड जैसा बिहेव करेगा, वो रीडिली पास हो जाएगा। लेकिन उसी सॉप को सॉफ्ट सॉल्यूशन जो है इन वाटर में
आपको कोलाइडल काम करेगा, रिडीली पास नहीं करेगा, कोलाइडल काम करेगा। लेकिन सॉफ्ट सॉल्यूशन इन बेंजीन यदि आप ले लेते हैं और अल्कोहल ले लेते हैं तो आपको वो क्रिस्टलाइड काम करेगा, क्रिस्टलाइड। तो आपने क्या पाया कि इस पार्चमेंट पेपर के थ्रू कुछ सॉल्यूशन को तो क्रिस्टलाइड और कोलाइडल तो समझ जाएंगे, लेकिन जब मीडियम, कुछ सब्सटेंस ऐसा है जिसका मीडियम हम चेंज कर देते हैं तो जो क्रिस्टलाइड के अंदर था वो कोलाइडल बिहेव करने लगता है, और जो कोलाइडल है वो मीडियम चेंज करने से, फेज चेंज करने से वो आपको क्रिस्टलाइड काम करने लगता है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग जो आधार बनाया था थॉमस ग्राहम ने सॉल्यूशन को क्लासीफाई करने के लिए थ्रू पार्चमेंट पेपर, उन्होंने अब इसको परफेक्ट नहीं माना। तब मॉडर्न पीरियड में 20th सेंचुरी में सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, या जिसको आप मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, उसके साइज के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में रखा गया। ध्यान से समझेंगे, ये एक इंट्रोडक्शन है कि कैसे शुरुआत हुआ था सॉल्यूशन का क्लासीफाई करना। तो पहले हमारा ग्राहम ने 2 कैटेगरी में बांटा और उसका आधार क्या था, पासिंग थ्रू पार्चमेंट पेपर। लेकिन बाद में इसको लोग पाया कि ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइड है मीडियम चेंज होने से फिर वो कोलाइडल काम करने लगता है, कोलाइडल जो है वो क्रिस्टलाइड जैसा भी बिहेव करने लग जाता है ऑन चेंजिंग द मीडियम। तब आपको मॉडर्न पीरियड में ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज सॉल्यूशन को आपका 3 कैटेगरी में बांटा गया। और उन्होंने मॉडर्न पीरियड में जो कैटेगराइज हुआ, पहला उसका नाम दिया गया आपका, रख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन, रखिए ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा आप सस्पेंशन सॉल्यूशन लीजिए, और तीसरा आपका कोलाइडल के अंदर रखा गया। यानी मॉडर्न पीरियड में आपका सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। तो ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन। आपका जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है और जिसका साइज जो आपका है सॉलिड का बोलिए या डिस्पर्स फेज को बोलिए, तो उसका साइज जो रेंज होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, जिस साइज को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो दैट सॉल्यूशन in which the size of particle ranges from 10⁻⁷ to 10⁻⁸ centimeter, that comes under the true solution। तो आप इसका एग्जाम्पल में ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जितने भी आपका क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सब ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा और ये होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आएगा। और इसका साइज जो है पार्टिकल का वो इस रेंज में आएगा, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन का नाम दिया ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरा है सस्पेंशन सॉल्यूशन। इट इज दैट सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻⁴10⁻³ टू 10⁻³ आपका 3 to 3 तक चला जाएगा ऑनवर्ड। 10⁻³ ऑनवर्ड जो होगा उसको सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻³ से 10⁻⁴ आप ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसका साइज और बड़ा हो जाएगा 10⁻³ से 10⁻⁻1 10⁻⁻2 ऐसे आ जाएगा, वो सब सस्पेंशन के अंदर आ जाएगा। तो जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मेरा आई परसेप्शन ऐसा है कि इस साइज वाला पार्टिकल को हम नेकेड
ऐसे देख सकते हैं। दैट सॉल्यूशन इन विच द सॉलिड पार्टिकल, आप यहाँ बोल सकते हैं दैट रिमेन इन सस्पेंशन फॉर्म, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग लेयर में उसका कंपोजिशन अलग अलग हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर आएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सर है जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल जो है 10⁻³ जिसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंटरमीडिएट ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। कहने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा और सस्पेंशन सॉल्यूशन से छोटा होगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। तो इसका रेंज क्या है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का रेंज है। इट इज ऑल्सो नॉट सीन विथ नेकेड आई बट इट कैन बी सीन विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और ये भी आपको हेट्रोजीनियस सिस्टम में आएगा। कोलाइडल ये होमोजीनियस में आएगा, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस सिस्टम है, कोलाइडल भी हेट्रोजीनियस सिस्टम है। तो आप कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस सिस्टम in which size of particle ranges from 10⁻⁻4 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो अब हमारा टॉपिक तो यही है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जानना समझना। तो इसमें आप क्या, पहले तो आप डेफिनेशन जान गए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। और अभी जो आप बात किए कि ये भी हेट्रोजीनियस सिस्टम है, 2 फेज होता है। तो एक फेज को हम कहते हैं आपका डिस्पर्स फेज और दूसरा को हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। इसको ऐसे समझिए जैसे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट लेते हैं बाइनरी में, एक को सॉलिड बोलते हैं और दूसरा को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सेम उसी तरह जिस तरह सॉल्यूशन में सॉलिड बोलते हो वैसे कोलाइडल में सॉलिड को हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे और डिस्पर्सन मीडियम हो गया एज ए सॉल्वेंट। फिर आप एडजॉर्प्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक टर्म आएगा, 2 टर्म आएगा, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो वहाँ भी इसी तरह से समझना है, जैसे सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट है तो उसको हम सॉलिड बोलते हैं, और वहाँ एडजॉर्प्शन में उसी को हम एडजॉर्बेट बोलेंगे, और कोलाइडल में उसको डिस्पर्स फेज बोलेंगे। और जिस तरह सॉल्यूशन में हम लोग एक मीडियम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं और एडजॉर्प्शन में उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे, जबकि हमारा कोलाइडल में एज ए सॉल्वेंट को एज ए डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। इस तरह से आप रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो जो कम मात्रा में है कोलाइडल में उसको हम डिस्पर्स फेज रखेंगे और जो अधिक मात्रा में है उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच साइज ऑफ पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻4 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर एंड इट इज़ नॉट सीन विथ नेकेड आई। और भी कैरेक्टरिस्टिक है बहुत सा कोलाइडल को, जो आगे चल के लास्ट टॉपिक में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइडल, तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में बोलते हैं सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन को आप बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज एज ए सॉल्यूट ट्रीट करेंगे और डिस्पर्सन मीडियम को एज ए सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या। तो कोलाइडल के अंदर बहुत सा एग्जाम्पल है, इन प्रैक्टिकल लाइफ में सो मेनी एग्जाम्पल जो आप डेली यूज़ करते हैं। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, जो डेली पर्पस में आप यूज़ करते हैं, मिल्क है, ब्लड है, स्टार्च सॉल्यूशन हुआ, फिर तुम्हारा अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हुआ, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हुआ, मेटलिक सोल भी बोल सकते हैं। मेटल सोल जो होता है, मेटल को वाटर में उसका साइज आपको इस रेंज में ला के जब हम वाटर में सूटेबल मीडियम में डालेंगे तो मेटलिक सोल भी बोलते हैं उसको। तो इस तरह से पेपर भी कोलाइडल हो गया। जो आप बहुत सा मेडिसिन आप यूज़ करते हैं वो कोलाइडल रेंज में है। आप ऑइंटमेंट है, आपको मलहम जो आप यूज़ करते हैं वो भी आपको कोलाइडल में आएगा। घर में आप जो डेली टूथपेस्ट यूज़ करते हैं
वो भी आपको कोलाइडल है, डाई वगैरह यूज़ करते हैं वो भी आपको कोलाइडल है। सो मेनी एग्जाम्पल कम्स अंडर द कोलाइडल। ठीक है, फेस क्रीम जो है आप यूज़ करते हैं वो आपका कोलाइडल के अंदर आता है। तो इन द सेम डेली पर्पस में हमारा कोलाइडल का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसके बारे में जानना समझना कि कोलाइडल कितने तरह से है उसका भी कैटेगराइज किया गया। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, सेपरेट एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, इसलिए इसमें क्लासीफाई किया गया और उसके आधार पे उसका नाम भी जगह जगह में अलग अलग दिया गया। फिर आपको प्रिपेयर कैसे करते हैं सब कोलाइडल सॉल्यूशन का, फिर इस कोलाइडल का और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो चलते हैं हम लोग आगे टॉपिक में। अभी आपको जानकारी हो गया कि कोलाइडल क्या है, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल। आज अभी हम कोशिश करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फिनिश हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये भी क्लासिफाई किया है, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, आप पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। कुछ डिस्पर्सन मीडियम के नाम पर है इसे कोलाइडल का नाम रखा है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तीसरा आप ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ affinity with liquid और वाटर। एंड फोर्थ भी है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल। नेचर ऑफ पार्टिकल के आधार पे क्लासिफाई किया गया। तो इसमें भी आपको एक दो टर्म है आपका जो इम्पोर्टेंट है, फिर ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे ड्रॉप करता है, तो ये सब भी मार्क करते जाइएगा क्वेश्चन। अभी टर्मोलॉजी आएगा तो बताएंगे। तो चलिए हम पहले आप इसमें आते हैं, कुछ ही एग्जाम्पल है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, तो हम लोग एरोसोल करके बोलते हैं, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम एयर हो, जैसे स्मोक बोल सकते हो, जिसमें कार्बन पार्टिकल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो स्मोक भी तुम्हारा कोलाइडल के अंदर आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। तो उसके आधार पे वो उसके लिए एरोसोल बोलते हैं। जब तुम्हारा किसी कोलाइडल में डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल हो तो उसको हम अल्कोसोल बोलते हैं। अब जब डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो उसको एक्वासोल बोलते हैं, एक्वासोल। और सिंपली हम लोग सोल से भी बोलते हैं कोलाइडल को। हम लोग यदि वाटर एज ए डिस्पर्सन मीडियम है तो सिंपली हम लोग सोल भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये टर्मिनोलॉजी है आपका कोलाइडल का। ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, इफ डिस्पर्सन दैट कोलाइडल इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज gaseous substance, that is known as aerosol. If the dispersion medium dispersion medium is alcohol, then that is called alcohol. और बेंजीन होगा तो बेंजोसोल भी बोलते हैं। ये भी टर्म है, आता है कहीं कहीं मिलेगा बेंजोसोल। कहने का मतलब बेंजीन आपका डिस्पर्सन मीडियम हुआ उस कोलाइडल में। और एक्वासोल माने वैसे कोलाइडल जिसमें डिस्पर्सन मीडियम वाटर आता है तो हम उसको एक्वासोल के रूप में या शॉर्ट में सोल करके बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा जानना है, कहीं कहीं लिखा रहेगा तो चौंकना नहीं है। चलते हैं हम लोग अब दूसरा केस में।
दूसरा आपका क्या है, आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो हमारा डिस्पर्स फेज ले लेते हैं अलग अलग स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, ये सब आपका यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, डिस्पर्स फेज, और दूसरा हम लोग यहाँ ले लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम। अच्छा, उस फिजिकल स्टेट के हिसाब से आप यहाँ पर उसका नाम भी है अलग अलग, तो नेम ऑफ कोलाइडल बोल सकते हैं। नेम ऑफ कोलाइडल यदि फिजिकल स्टेट क्या क्या है उसके हिसाब से नाम रखा गया है, तो और एग्जाम्पल भी यहाँ आप लिख सकते हैं। तो पहला है आपका गैस लिक्विड, डिस्पर्स फेज रिमेन इन गैसियस स्टेट एंड डिस्पर्सन मीडियम रिमेन इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, ऐसा कोलाइडल जिसमें डिस्पर्स फेज आपको गैसियस स्टेट में है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड स्टेट में है, तो उस कोलाइडल का अलग नाम दिया गया है, वो है फोम। फोम मतलब दैट कोलाइडल इन विच डिस्पर्स फेज रिमेन इन गैसियस स्टेट एंड डिस्पर्सन मीडियम रिमेन इन लिक्विड स्टेट। तो इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला रहता है, सोडा वाटर में। आप सॉप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं आप इसमें, सॉप सॉल्यूशन इसके अंदर आ गया फॉर्म के अंदर। फिर हम लोग ले लेते हैं डिस्पर्स फेज रिमेन इन गैसियस स्टेट एंड डिस्पर्सन मीडियम रिमेन इन सॉलिड स्टेट। ऐसा भी कोलाइडल होता है जिसमें डिस्पर्स फेज गैसियस स्टेट में रहेगा और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो इस तरह कोलाइडल का भी एक नाम दिया गया है, उसको हम सॉलिड फॉर्म करके बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, फ्यूमिक स्टोन और रबर, इसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं सॉलिड फॉर्म में। फिर हम लोग लेते हैं लिक्विड, लिक्विड का भी होता है कोलाइडल, यानी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम रिमेन इन लिक्विड स्टेट। आगे चल के इसको हमारा और भी आगे डिटेल में इसका पढ़ना है। तो लिक्विड, लिक्विड का यदि डिस्पर्स फेज डिस्पर्स दोनों लिक्विड में हो तो उसको हम लोग इमल्सन बोलते हैं। इसके अंदर में मिल्क आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, मिल्क, ब्लड आ जाएगा, और कह सकते हैं पेंट वगैरह भी आ जाएगा इसके अंदर में, बहुत सा पेंट है तो इमल्सन के अंदर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग लिक्विड, ये इम्पोर्टेंट है, अभी हम मार्क करा देंगे कौन कौन इसमें से पूछ सकता है, तो उसको कम से कम याद रखिएगा। तो ऐसे कोलाइडल जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड स्टेट में है और डिस्पर्सन मीडियम जो है आपको गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो लिक्विड और गैस स्टेट में जो आपका है उसका भी एक अलग नाम दिया गया है, एरोसोल। एरोसोल अभी जस्ट बताए थे, डिस्पर्सन मीडियम गैस रहेगा तो एरोसोल। तो इसमें एरोसोल में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मिस्ट, कुहासा जो बोलते हैं, फोग वगैरह, ये सब एग्जाम्पल में आ जाएगा। इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो होता है उसको भी इसके अंदर रख सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये आपको एरोसोल के अंदर एग्जाम्पल में आ गया। फिर आप ले सकते हैं, आप लिक्विड और सॉलिड के अंदर ले सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, इसके लिए एक टर्म दिया गया है जेल। ओके, तो जेल के अंदर जो एग्जाम्पल याद रखेंगे, आपको जनरली आपको पूछेगा व्हाट इज जेल, व्हाट इज फोम, गिव वन एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल पूछेगा। तो जेल के अंदर में तो आप जेली लिख सकते हैं, जेलीज। फिर आप क्या लेंगे इसके अंदर में, जेल जो आ गया, आप कर्ड भी ले सकते हैं इसमें, कर्ड और बटर ये सब ले सकते हैं, कर्ड्स, बटर, जिसमें लिक्विड और सॉलिड फैट सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये आपको जेल के अंदर में आ जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग आते हैं सॉलिड सॉलिड, तो इसको सॉलिड सोल में बोलते हैं। और डिस्पर्स फेज रिमेन इन सॉलिड स्टेट एंड दैट रिमेन इन लिक्विड स्टेट। तो इसको सिंपली हम बोले, यदि मीडियम लिक्विड हो तो हम सोल करके भी बोलेंगे, और सॉलिड और गैस का भी रहेगा, इसको हम एरोसोल करके भी बोल सकते हैं। अब इसको दो जगह आ रहा है एरोसोल, वहाँ भी आया था जहाँ गैसेस में है। तो ऐसा एग्जाम्पल देना है सॉलिड सॉलिड में, तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? सॉलिड सॉलिड में आप एलॉय ले सकते हैं, एलॉय भी आ जाएगा इसमें। फिर कलरलेस ग्लासेस लिख सकते हो, कलरलेस ग्लासेस लिख सकते हो, ठीक है। रूबी ग्लास लिख सकते हो, डबल बी रूबी ग्लास। तो इस तरह से आपको सॉलिड गैस में, जैसे तुम्हारा स्मोक ले सकते हो इसमें। तो इसमें से इम्पोर्टेंट जो है आपका ये फॉर्म याद रखेंगे। ऐसे करके कभी कभार पूछता है व्हाट इज फोम, व्हाट इज इमल्सन और व्हाट इज जेल। इतना जरूर आप याद रखें। तीन इसमें से जितने भी क्लासिफिकेशन जो किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, उसके हिसाब से आपका कोलाइडल का नाम दिया गया है, उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो इसको भी थोड़ा तीन इसमें से आपको इम्पोर्टेंट किए हैं। यदि इस पार्ट से यदि कुछ क्वेश्चन आएगा भी तो यही तीन में से ड्रॉप करेगा, इतना आप थोड़ा विश्वास रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट कर रहे हैं उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा विथ एग्जाम्पल उसका फिजिकल स्टेट क्या है। तो चलते हैं हम लोग अब फर्दर कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्दर कोलाइडल सॉल्यूशन are classified on the basis of affinity with water, और कह सकते हैं लिक्विड भी लिख सकते हैं जनरल टर्म में। तो ये दो तरह से बांटा गया है। पहला हम नाम देंगे लायोफोबिक, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक किस केस में बोलेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। और दूसरा आप बोलेंगे लायोफिलिक, और हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं इसको इफ डिस्पर्सन मीडियम एज ए वाटर। यही थोड़ा सा फर्क है। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। ये क्वेश्चन ऐसे कभी कभार आया होगा, लेकिन अभी तक क्वेश्चन इससे ड्रॉप जनरली नहीं होते हुए पाया गया है, क्योंकि आगे वाला जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से रिपीट कर करके वो सब पूछा गया है। फिर भी आपको सिलेबस में है लायोफोबिक क्या है, लायोफिलिक क्या है, तो उसका आपको डेफिनेशन और थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक जानना है। तो लायोफोबिक मीन्स देखो, फोबिक माने क्या होता है, रिपल्सन। फोबिक मीन्स क्या होता है, हैटेड, रिपेल करना या हेट करना। तो लायोफोबिक वैसे कोलाइडल में आएगा जिसमें जो है डिस्पर्स फेज जो है दैट रिपेल द लिक्विड। तो दैट कोलाइडल सॉल्यूशन in which there is no much affinity between dispersed phase and the liquid dispersion medium। दोनों में बहुत कोई खास एफिनिटी नहीं रहता है। अब उसमें से यदि आप लिक्विड में यदि हम वाटर ले लेंगे तब हम लायोफोबिक के जगह हम हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, यानी वाटर हेटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। और हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसे करके इसको याद रखिए। वाटर लविंग हो गया लायोफिलिक, जनरल वर्ड हो गया लायोफिलिक, लेकिन स्पेसिफिक केस में जब हमारा डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तब हम वहाँ पर ही लायोफिलिक वर्ड यूज करेंगे। तो लायोफोबिक मीन्स दैट कोलाइडल which shows the repulsion, that shows the not so affinity with the
liquid dispersion medium that is known as lyophobic and it is less stable. ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, मतलब आपको कोलाइडल फॉर्म में बन गया, आप थोड़ा देर के लिए स्टेन कर दीजिए, फिर वो आपको एग्रीगेट करके सेटल हो जाएगा, माने क्या प्रिसिपिटेट बन जाएगा। तो अब फिर जब ये प्रिसिपिटेट बन जाएगा तो फिर आपको नॉर्मल मेथड से आप इसको फिर कोलाइडल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कोलाइडल फॉर्म में। जब आप प्रिसिपिटेट बन गया तो लम्प साइज में आ गया तो फिर तो कोलाइडल होगा नहीं। तो लायोफोबिक में यही रीज़न है कि चूंकि वो रिपेल करता है मीडियम को, ज़्यादा वो चाहता नहीं आपस में अटैच होने के लिए, मिक्स नहीं होना चाहता है। तो फॉर ए मोमेंट मान लो लायोफोबिक तुम्हारा कोलाइडल साइज में है, लेकिन ज़्यादा देर तो आप छोड़ देंगे तो आपको ग्रेजुअली आपको वो धीरे धीरे वो एग्रीगेट होगा और सेटल डाउन होके आपको प्रिसिपिटेट के रूप में आएगा, यानी कोगुलेट होता चला जाएगा। तो लायोफोबिक इज दैट कोलाइडल in which the dispersed phase shows the repulsion, shows less affinity with the liquid medium and which is less stable and irreversible. इरिवर्सिबल क्यों बोला कि जब हमारा ये लायोफोबिक कोलाइडल जब आपको एग्रीगेट होकर प्रिसिपिटेट बन जाएगा तो फिर वो रिटर्न नहीं होगा लायोफोबिक में, वो कोलाइडल फॉर्म में फिर नहीं आएगा बाय नॉर्मल मेथड से। ऐसे तो आपको स्पेशल केस से आपको दूसरे मेथड से आप कर सकते हैं, बाय फिजिकल प्रोसेस से तो आपका नहीं होगा, इसलिए इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। कहने का मतलब कि लायोफोबिक के केस में आपको कोलाइडल टू आपको प्रिसिपिटेट हो जाता है, लेकिन प्रिसिपिटेट से फिर आपको नॉर्मल कंडीशन में फिजिकल मेथड से फिर कोलाइडल नहीं आता है, तो वो हो गया आपका लायोफोबिक। तो इसमें आपको डिस्टिंग्विश में आपको ये सब पॉइंट काम आएगा। जैसे लायोफिलिक स्टेबल होता है, लेकिन लायोफोबिक में क्या बोल रहे हो कि नॉट सो स्टेबल। फिर ये आपको रिवर्सिबल बोलेगा, वहाँ बोलेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है लायो। तो लायोफोबिक समझ गया। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मेटलिक सॉल्ट, जितना मेटल वाला होता है कोलाइडल तो मेटलिक सोल लिख सकते हो, फिर आर्सेनिक सल्फाइड लिख सकते हो, फिर आपको अल्मुनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड आप इसके अंदर आ जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको लायोफोबिक में आ गया। तो फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए, मैं डेफिनेशन को 2 बार 3 बार तोड़ मरोड़ के फिर जोड़ के बताते रहता हूँ ताकि आप कॉपी और पेन के साथ बैठें और उसको डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, लायोफोबिक is that colloidal solution in which the dispersed phase shows less affinity with the liquid, और वाटर कह सकते हैं आप। वाटर जब बोलेंगे तो हम लोग हाइड्रोफोबिक का बात करेंगे, हाइड्रोफोबिक लायोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक। इसी तरह से लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए, लायोफोबिक कोलाइडल इज दैट कोलाइडल इन विच डिस्पर्स फेज शोज लेस एफिनिटी विथ द लिक्विड और वाटर एंड दैट इज अनस्टेबल एंड दैट कोलाइडल precipitate on standing and that precipitate will not return into colloidal form by any physical method. तो that is the लायोफोबिक। एग्जाम्पल आपको सामने है। एंड लायोफिलिक, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, लविंग होता है। तो लायोफिलिक इज दैट कोलाइडल इन विच डिस्पर्स फेज सो मच affinity with the liquid or dispersion medium water and it is stable colloidal and it is reversible process. Suppose to some extent the lyophilic aggregated and convert into the precipitate form and by hand shaking that again convert into the lyophilic form। माने बाय हैंड शेकिंग मेथड से भी आप इसको यदि प्रिसिपिटेट बन गया है, सेटल हो गया है, तो थोड़ा सा आप शेक करेंगे तो फिर वो लायोफिलिक में आ जाएगा। तो ये स्टेबल कोलाइडल होता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है, गम ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, ठीक है, ये सब तुम्हारा लायोफिलिक में आ गया।
आगे चल के ये सब आप जानेंगे कि लायोफोबिक को भी स्टेबल बना सकते हैं। यदि ट्रेस में लायोफिलिक को मिला देंगे, लायोफोबिक, मान लो आप लायोफोबिक कोलाइडल बना लिए, अब जान रही है ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं कोलाइडल फॉर्म में, लेकिन यदि उसमें ट्रेस में आपको लायोफिलिक मिला देंगे तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा, वो बाइंडिंग का काम करता है और वो हमेशा आपको कोलाइडल फॉर्म में ही रहेगा। तो ये हुआ आपको लायोफोबिक और लायोफिलिक के बीच का डिफरेंसेस है। तो बहुत हार्ड नहीं है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं। फर्दर कोलाइडल सॉल्यूशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले हम लोग लेंगे, पहले हम लोग माइक्रो कोलाइडल, और मल्टी लेयर कोलाइडल भी बोलते हैं इसको, मल्टी लेयर कोलाइडल। इसको याद रखेंगे, ये क्लासिफिकेशन तीनों को याद रखेंगे। फिर मैक्रो कोलाइडल, तीनों मीन्स इसका क्लासिफिकेशन, मैक्रो कोलाइडल और एसोसिएटेड कोलाइडल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसलिए कि इस फेज से आपको क्वेश्चन रिपीटली पूछता रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप। ये जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल द कोलाइडल सॉल्यूशन कैटेगराइज इनटू 3 माइक्रो कोलाइडल और मल्टी लेयर कोलाइडल एंड मैक्रो कोलाइडल एंड एसोसिएटेड कोलाइडल। तो वन बाय वन हम लोग आते हैं। इसमें मैक्रो कोलाइडल नाम से ही है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है आपको जितना वो आपस में एग्रीगेट होगा, और एग्रीगेट होके थोड़ा बड़ा साइज यानी कोलाइडल रेंज में जब आ जाएगा तो उसको हम मल्टी लेयर कोलाइडल बोलेंगे। इट इज दैट कोलाइडल विच इज ऑब्टेन्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कंबाइंड and come into the colloidal size or colloidal range, that is known as multi-layer colloidal। जैसे आप सल्फर 8 बोलते हैं, तो सल्फर एटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। जब 8 सल्फर आपस में कंबाइन करेगा, एग्रीगेट करेगा, तो एसिड मॉलिक्यूल तैयार बन के आता है, जिसका जो साइज है S8 का वो आपको कोलाइडल साइज में है। तो ये एग्जाम्पल आप उसमें लिख सकते हैं, P4 लिख सकते हैं, ये आपको मल्टी लेयर कोलाइडल हुआ। मैक्रो कोलाइडल, मैक्रो मतलब बिगर साइज, यानी आप पॉलीमरिक सब्सटेंस को बोल सकते हैं उसको। पॉलीमर आपको हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है, तो पॉलीमर को एक सुटेबल मीडियम में जब मिलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो कोलाइडल साइज में आता है, तो उसको हम लोग मैक्रो कोलाइडल बोलेंगे। तो इट इज दैट कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन्स द हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड gets dissolved in suitable medium and convert into the colloidal form that is known as macro colloidal। तो इसमें आप एग्जांपल सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, प्रोटीन आपको पॉलीमर में आता है, प्रोटीन हुआ, एंजाइम सॉल्यूशन हो गया, फिर आपको सेल्यूलोज भी पॉलीमर में आता है, सेल्यूलोज कोलाइडल सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। फिर आपको ले सकते हैं, पॉलीमर में बहुत से आपको बुना एस है, तो जितने पॉलीमर है उसको सुटेबल मीडियम में डिसॉल्व करके जब डिसॉल्व करते हैं तो कोलाइडल फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे रबर हो गया, तो ये सब मैक्रो कोलाइडल में आ गया। और एसोसिएटेड कोलाइडल क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब ये सॉफ्ट सॉल्यूशन जो है, सॉफ्ट सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन में, एट लो कंसंट्रेशन में आपको सॉफ्ट सॉल्यूशन बिहेव्स एज क्रिस्टलाइड, या ट्रू सॉल्यूशन में बात कर सकते हैं। बट एट हाई कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है, एट हाई कंसंट्रेशन और सर्टेन टेम्परेचर में यही सॉफ्ट पार्टिकल जो है आपको एग्रीगेट होके, आपको एसोसिएट होके मिसेल फॉर्म करता है, मिसेल्स जो कोलाइडल साइज में आता है। तो some solution at low concentration behaves as crystalline, but at high concentration that particle associated together, aggregated together and come into the colloidal form, that is known as the associated colloidal solution। उसका अच्छा एग्जाम्पल यही है, मिसेल्स। तो एक सर्टेन टेम्परेचर में, एक एट ए सर्टेन टेम्परेचर, अबव सर्टेन टेम्परेचर
and concentration the solution behaves as colloidal, and that temperature is known as Kraft temperature भी बोलते हैं, Kraft temperature। कहने का मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर में मिसल्स बनेगा, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के अबव जो हमारा हाई कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन जब कोलाइडल बनता है तो उस टेम्परेचर का नाम है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो इसका एग्जाम्पल हर एक का आपको मालूम हो गया। तो सिंपली आपको एग्जाम्पल पूछेगा या डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज मल्टी लेयर कोलाइडल, व्हाट इज मैक्रो कोलाइडल, गिव वन एग्जाम्पल, व्हाट इज एसोसिएटेड कोलाइडल। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रिपरेशन कैसे होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसका डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग।